स्वागत है आपका मेरी हिस्ट्री की दुनिया में। आज हम जानेंगे ईरान के 444 खतरनाक दिन के बारे में। एक ऐसा दौर जो 1971 में शुरू हुआ और आज तक जारी है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते कभी सीधे नहीं रहे। इन दोनों कंट्रीज के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है जिसमें मिसट्रस्ट, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और कभी-कभी वायलेंस भी शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। To understand the current state of US-Iran relations, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, way back. Imagine the 1950s. The Cold War is in full swing, और ईरान, जो ऑयल से रिच है और strategically located है, इस ग्लोबल चेस गेम का पॉन बन जाता है। The US, fearing the spread of communism, ने ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सपोर्ट किया। शाह pro-Western था, लेकिन ऑथोरिटेरियन भी, डिसेंट को सप्रेस करता था और आयरन फिस्ट से रूल करता था। 1953 में ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक, जिन्होंने ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड किया था, को यूएस और यूके द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड एक कू में ओवरथ्रो कर दिया गया। इस इवेंट ने यूएस आयरेनियन रिलेशंस पर एक लंबी परछाई डाली। शाह की पावर को तो सॉलिडिफाई किया, लेकिन बहुत से ईरानियंस के मन में रिजेंटमेंट के बीज बो दिए। शाह के इंक्रीजिंगली ऑटोक्रेटिक रूल ने रेवोल्यूशन के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार कर दिया। The stage is set for a complex dance of power, mistrust and conflicting interests. The 1953 Iranian coup d'etat, CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड यूएस-ईरान रिलेशंस दौर में एक पिवटल मोमेंट है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर मोहम्मद मोसादेक को फॉरेन पावर्स द्वारा बैक्ड एक सीक्रेट ऑपरेशन में आउस्ट कर दिया गया। कूप, कोड नेम्ड ऑपरेशन एजैक्स, में प्रोपेगेंडा, ब्राइबरी और स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स शामिल थे ताकि मोसादेक के खिलाफ व्यापक विरोध का इल्यूजन क्रिएट किया जा सके। कूप ने ईरान को एक नेसेंट डेमोक्रेसी से एक ऑथोरिटेरियन स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो सपोर्ट के लिए हेविली यूएस पर रिलायंट था। 1953 के कूप का भूत आज भी यूएस आयरन रिलेशंस को हॉन्ट करता रहता है। फास्ट फॉरवर्ड 2 दशक और ईरान एक बारूद के ढेर जैसा है जो बस फटने को तैयार है। शाह, जो कभी स्टेबिलिटी का सिंबल था, अब कई लोगों द्वारा वेस्ट का पपेट माना जाता है। उसका रेजिम करप्शन और ब्रूटैलिटी से भरा हुआ है। 1919 में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल रिप्रेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के रिजेक्शन से फ्यूल्ड प्रोटेस्ट्स की एक लहर पूरे ईरान में फैल गई। अयतोल्ला रुहोल्ला खोमेनी, जिन्हें शाह ने एक्साइल कर दिया था, ने ईरानियन पीपल को गैल्वनाइज किया, शाह अब्दाद को ओवरथ्रो करने और एक इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना का आह्वान किया। शाह जनवरी 1919 में ईरान से भाग गया, जिससे 2500 साल पुरानी मोनार्की का अंत हो गया। खोमेनी ट्रायम्फ के साथ ईरान लौट आए, ईरान को एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक में ट्रांसफॉर्म कर दिया और मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया। Chapter 4 444 Days of Fury, The Iran Hostage Crisis। 4 नवंबर 1919 को ईरानियन स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर धावा बोल दिया और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और सिटीजन्स को हॉस्टेज बना लिया। हॉस्टेज क्राइसिस ने यूएस ईरान रिलेशंस को एक डीप फ्रीज में डाल दिया, जिसमें ब्लाइंड फोल्डेड अमेरिकन हॉस्टेजेस की इमेजेस ने ईरान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स में आउटरीच को भड़काया। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रैल 1980 में एक डेयरिंग रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन ईगल क्लॉ का प्रयास किया, जो डिजास्टर में समाप्त हुआ। हॉस्टेजेस 444 दिनों तक कैप्टिव रहे। अंततः 20 जनवरी 1981 को, जिस दिन रोनाल्ड रेगन का इनॉग्रेशन था, रिलीज कर दिए गए। यह क्राइसिस .US-Iran रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट लो पॉइंट था। Chapter 5 A Brutal War of Attrition, The Iran-Iraq War। 1980 के दशक की शुरुआत यूएस ईरान सागा में कम्प्लेक्सिटी की एक और परत लेकर आई, द ईरान-इराक वॉर। युद्ध सितंबर 1980 में शुरू हुआ, जब इराकी लीडर सदाम हुसैन ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया। यूएस ईरान के रेवोल्यूशनरी फर्वर से वॉर ने सदाम हुसैन को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, उसके ब्रूटल डिक्टेटरशिप के बावजूद। ईरान-इराक वॉर एक ब्लडी स्टेलमेट था, जिसमें दोनों तरफ सैकड़ों, हजारों सैनिकों और नागरिकों की जानें गईं।
यह युद्ध अंततः 1988 में समाप्त हुआ। दोनों पक्ष थके हुए थे और कोई स्पष्ट विक्टर नहीं था। चैप्टर 6 A Tragedy in the Skies, Iran Air Flight 655। 3 जुलाई 1988 को ईरान एयर फ्लाइट 655 एक सिविलियन एयरलाइनर को यूएसएस विंसेंस, जो कि एक यूएस नेवी गाइडेड मिसाइल क्रूजर था, ने पर्शियन गल्फ के ऊपर गोली मार दी। सभी 290 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स, जिसमें 66 बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। यूएस गवर्नमेंट ने दावा किया कि विंसेंस ने एयरबस A300 को ईरानियन F-14 टॉमकैट फाइटर जेट समझ लिया, एक ऐसा असर्शन जिसका ईरान ने विरोध किया। फ्लाइट 655 के डाउनिंग ने दुनिया भर में शॉक वेव्स भेजी और ईरान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को और भड़काया। यह घटना ईरान में एक डीपली सेंसिटिव इशू बनी हुई है और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट का एक स्टार्क रिमाइंडर है। द टर्न ऑफ द मिलेनियम ने यूएस और ईरान के बीच आईसी रिलेशनशिप को थॉ करने के लिए कुछ नहीं किया। उनके स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में 29 जनवरी 2002 को प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सिस ऑफ ईविल का हिस्सा घोषित किया। यह स्पीच, जो 9/11 अटैक्स के कुछ महीनों बाद डिलीवर किया गया था, ने एक स्पष्ट संदेश भेजा। यूएस कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं था और ईरान दृढ़ता से उसके निशाने पर था। बुश के एक्सिस ऑफ ईविल स्पीच का यूएस ईरान रिलेशंस पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे रेप्रोचमेंट की किसी भी संभावना को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया और वर्षों तक कॉन्फ्रंटेशन और मिसट्रस्ट का मंच तैयार हुआ। स्पीच ने ईरानियन गवर्नमेंट के भीतर हार्डलाइनर्स को एम्यूनिशन प्रदान की, जिससे रिकंसिलिएशन के प्रयास और भी जटिल हो गए। चैप्टर 8 ए ग्लिमर ऑफ होप, द ईरान न्यूक्लियर डील। 15 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील के रूप में जाना जाता है, पर ईरान और P5+1 के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस डील का उद्देश्य सैंक्शंस रिलीफ के बदले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंकुश लगाना था, ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज पर सख्त लिमिट्स लगाना और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक पहुंच प्रदान करना था। इस डील को एक डिप्लोमैटिक ट्रायम्फ के रूप में देखा गया, युद्ध पर डिप्लोमेसी की जीत। हालांकि JCPOA अपने क्रिटिक्स के बिना नहीं था। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में हार्डलाइनर्स ने डील का विरोध किया। अपनी खामियों के बावजूद ईरान न्यूक्लियर डील यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच अक्सर टर्बुलेंट रिलेशनशिप में होप के एक रेयर मोमेंट का प्रतिनिधित्व करता था। चैप्टर 9 Assassination and Escalation, The Killing of Soleimani। 3 जनवरी 2020 को baghdad इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यूनाइटेड स्टेट्स के एक ड्रोन स्ट्राइक में कासिम सोलेमानी, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कुद्स फोर्स के पावरफुल कमांडर थे, मारे गए। सोलेमानी की हत्या ने पूरे रीजन में शॉक वेव्स भेजी और यूनाइटेड स्टेट्स ईरान रिलेशंस को दशकों में उनके सबसे गहरे संकट में डुबो दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्राइक को जस्टिफाइड ठहराया, यह दावा करते हुए कि सोलेमानी मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के हितों पर इमिनेंट अटैक्स की योजना बना रहा था। ईरान सोलेमानी की हत्या से आउटरेज्ड होकर इराक में यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स शुरू कर दिए। हत्या ने यूनाइटेड स्टेट्स ईरान रिलेशंस में एक टर्निंग पॉइंट चिह्नित किया, जिससे मिडिल ईस्ट में व्यापक युद्ध का खतरा बढ़ गया। चैप्टर 10 द रोड अहेड, अनसर्टेनिटी एंड द फ्यूचर ऑफ US-Iran रिलेशंस। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कूटनीतिक रूप से ईरान के साथ फिर से जुड़ने और ईरान न्यूक्लियर डील को पुनर्जीवित करने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि महत्वपूर्ण ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, जिसमें दोनों पक्षों का गहरा अविश्वास और यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस का मुद्दा शामिल है। आगे के रास्ते के लिए धैर्य, व्यावहारिकता और अतीत की बेड़ियों से मुक्त होने की इच्छा की आवश्यकता होगी। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान रिलेशंस का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन बोल्ड लीडरशिप और क्रिएटिव डिप्लोमेसी का समय अब है। Outro, what can W learn from 444 खतरनाक दिन ? History matters। 1953 के कूप, हॉस्टेज क्राइसिस और ईरान इराक वॉर की परछाइयां आज भी बड़ी हैं। कम्युनिकेशन इज की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डायलॉग की कमी ने
टेंशन्स को बढ़ा दिया है और ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड है, जिसके लिए धैर्य, रचनात्मकता और लॉन्ग हेल्ड असम्पशंस को चैलेंज करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अतीत को समझकर और ईमानदार, खुले डायलॉग में शामिल होकर हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर आधारित एक नया रास्ता बना सकते हैं।